हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारा बेसिक है, इसीलिए आप ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो उसे हम बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे समझिए क्योंकि नॉर्मली आप इसमें देखेंगे केवल और केवल इसमें डेफिनेशन यानी परिभाषाएं बताई गई हैं और इस चैप्टर का एक तरीके से बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। ठीक है, माहौल बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर और इसमें सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसा कि इसमें दिया गया है कि हम प्रातः काल से लेकर रात्रि तक अपने चारों ओर अनेक वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, जैसे पक्षियों का उड़ना, वाहनों की सड़क पर गति, आकाश में चंद्रमा तथा तारों की गति। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं आगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी वस्तुओं की गति का क्या कारण है? फिर है कि क्या कोई समान कारण है जो इन सभी गतियों के लिए उत्तरदायी है? क्या वस्तुओं की गति के लिए कोई बाह्य कारक होना अनिवार्य है? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है हाँ, सभी वस्तुओं में गति के लिए एक बाह्य कारक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे अपन समझते हैं कुछ बातें और कि किसी पिंड को विराम से गति में लाने के लिए किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। गति करती किसी वस्तु को रोकने या मंद करने के लिए भी किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की जरूरत पड़ती है। गति की दिशा में परिवर्तन के लिए भी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये आपने देखा है एक तरीके से कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या चल रही है, अगर हम उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें एक बाह्य बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद ही उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जस्ट आप समझिए कि बल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब चलिए इसी में आगे हम देखते हैं कि बल आखिर होता क्या है, मतलब फोर्स क्या होता है। तो हम इसमें बोलते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था, गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा बोलते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या विरामा की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, यही बल होता है। आगे हम बात करने वाले हैं जड़त्व के बारे में कि जड़त्व और उसके प्रकार यानी कि इनर्शिया एंड इट्स टाइप। ठीक है, देखिए अगर हम जड़त्व की बात करें तो हम कहते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, ये क्या है? जड़त्व है। तो हम ये बोलते हैं कि जड़त्व जैसे किसी वस्तु की ये वस्तु का ही गुण होता है जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यही जड़त्व होता है। ठीक है, अच्छा अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान की बात करें, किसी वस्तु के द्रव्यमान की बात करें तो ये उसके जड़त्व से मापा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं अपन कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में विराम अवस्था में रह रही वस्तु विरामावस्था में रहती है तथा गतिशील वस्तु सदैव एक समान वेग से गतिशील रहती है। यह जड़त्व का नियम कहलाता है। आप ये चीज़ समझ पाए? तो हम इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर किसी वस्तु के ऊपर हम बाह्य बल अगर न लगाएं तो वह वस्तु अगर विराम अवस्था में होगी तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर वह एक समान गति से गतिमान है तो एक समान गति से गतिमान ही रहेगी। ठीक है, तो ये है। अब देखिए इसके आगे हम बात करने वाले हैं कि जो जड़त्व है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु के जड़त्व की बात करें तो यह इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 प्रकार का होता है, जिसे हम बोलते हैं पहला विराम का जड़त्व जिसे बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन,
दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि विराम का जड़त्व आखिर होता क्या है। तो हम बोलते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये कि जो विराम का जड़त्व होता है, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, अगर उसके ऊपर आप बल लगाते हैं और बल लगाकर उसे गति अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वह किसके कारण नहीं आना चाहती है। तो यहाँ पर विराम के जड़त्व के कारण वह गति की अवस्था में नहीं आना चाहती है, नहीं आना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आएगी नहीं, आएगी, लेकिन अब जब फोर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाना शुरू कर देंगे, अपना फोर्स यानी अपना बल बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये एक समय के बाद गति की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तब इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि उस पर कार्यरत बाह्य बल शून्य है। इसका तात्पर्य है कि पिंड पर कार्यरत कुल बल शून्य है, कुल बाह्य बल शून्य है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, हम कहते हैं कि उस पर हो सकता है कि बल लग रहे हों, लेकिन सभी बलों का योग जो हो जीरो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर कोई बल ही न लग रहा हो। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कि उसके ऊपर बल लग रहा है तो वो विराम में नहीं रहेगी, विराम में रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि किसी पिंड अथवा वस्तु को त्वरित गति केवल तभी संभव है जब उस पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य न हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु त्वरित होती है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाले सभी बलों का योग जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए तो वह त्वरित होती है, मतलब वो गति की अवस्था में आ जाती है। ठीक है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, हम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सॉरी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि पिंड की त्वरित गति के लिए किसी भी आंतरिक बल को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। हम ये कहते हैं कि अगर पिंड गति अवस्था में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो बल है उसके कारण वो गति की अवस्था में है। ठीक है, हम यहाँ वो नहीं बोलेंगे। चलिए विराम के जड़त्व के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, हम कहते हैं कि बस में बैठे यात्री बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। किसके कारण होता है? तो विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि बस में बैठे यात्री जो होते हैं, बस अगर अचानक से चालू हो जाती है तो वो पीछे की ओर गिर जाते हैं। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर तो पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? विराम के जड़त्व के कारण। कंबल को डंडे से पीटने पर उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं, विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, खिड़की के शीशे से बंदूक की गोली बंदूक की गोली से टकराने पर उसके शीशे में एक छोटा गोल छेद बनता है, परंतु पत्थर से टकराने पर शीशा चटक जाता है। इसका भी कारण होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं आपके बुक के अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब तो समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि जैसे आप गिलास ले लिए, गिलास के ऊपर आपने एक गत्ता रख दिया, गत्ते के ऊपर कोई कॉइन ले लें, कोई सिक्का ले लें, और उस गत्ते को ना आप तेज़ी से या तो धक्का मारें या तेज़ी से खींच लें, तो आप देखते हैं कि वो सिक्का गिलास में गिर जाता है। इसका भी कारण होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं गति के जड़त्व यानी गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। तो हम इसमें ये कहेंगे कि वस्तु का वह गुण
जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, गति का जड़त्व कहलाता है। अब इस चीज़ को समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई साइकिल जा रही है, ठीक है, कोई आपका दोस्त साइकिल लेके जा रहा है, आप अचानक से अगर उसके साइकिल को खींचते हैं तो आपको बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो साइकिल ना गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है, लेकिन जब आप बल लगाते हैं उसके ऊपर, मतलब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसके विपरीत आपको बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब चलिए गति के जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे देखिए, हम इसमें यह कहते हैं कि चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, चलती गाड़ी से उतरने पर यात्री को गाड़ी की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़ना चाहिए, अन्यथा वह आगे की ओर गिर पड़ता है। ये भी चीज़ समझिए कि जैसे आप बस से जा रहे हैं, अचानक से आप जब बस से उतरते हैं तो आपको बस की डायरेक्शन में ही थोड़ी दूर तक दौड़ना चाहिए, जिससे आप नहीं गिरेंगे। अगर आप वहीं पे पैर रख के वहीं पे उतरने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे और आगे गिरेंगे, जिधर बस जा रही होगी उधर ही उलट जाएंगे। ठीक है, ऐसा समझिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे आप घोड़े से ऐसे ऐसे जा रहे थे, घोड़ा अचानक से रुका, और अचानक से अगर रुकेगा तो आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, अरे गिर भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं। ऐसा इसके गति के जड़त्व के कारण होता है। जब बस अचानक से रुकती है, ब्रेक लगता है, तो जो सामान होता है ना वो गति की अवस्था में होता है और वो आगे गिर सकता है, इसीलिए उसको बांधना पड़ता है। तो कृपया बांध के जाएं, ठीक, नहीं तो आपका सामान गिर जाएगा। ठीक है, चलिए अब दिशा के जड़त्व की बात करते हैं, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई मोड़ आता है ना, तो आप जैसे गाड़ी मोड़ते हैं तो आप उस गाड़ी में बैठा हुआ जो भी आदमी होता है, औरत होती है चाहे बच्चा होता है, कुछ भी हो, तो जैसे ही वो मुड़ता है ना तो आप देखते हैं, जैसे गाड़ी मुड़ी तो आप देखते हैं कि आप बाहर की तरफ झुक जाते हैं। ये दिशा के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। जब तीव्र वेग से गति करती बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चाकू की धार तेज करते समय उसे घूमते पहिए के संपर्क में लाने पर उत्पन्न चिंगारियां स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल और समझिए। यदि एक पत्थर को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्तीय पथ पर घुमाएं तब डोरी टूटने पर स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती है। जैसे आप ऐसे अगर मान लीजिए कि पत्थर बांध के रस्सी में ऐसे घुमा रहे हैं और अगर वो रस्सी टूटी तो जो पत्थर होगा ना, जैसे ये घूम रहा था ऐसे, तो इसी दिशा में वो पत्थर जाके गिरेगा। ठीक है, ये भी दिशा के जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए जी अब हम देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, अब इसमें आप समझिए कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है। तो आप इसमें ये बोलते हैं कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, अगर वो रुकी हुई है यानी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही होता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन के रूप में चाहे समझना तो समझ लीजिए। बोलेंगे प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये होता है। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। चलिए एक नोट देखते हैं। विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था दोनों में ही त्वरण शून्य होता है।
ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु विरामावस्था में है या वस्तु एक समान गति से गतिमान है तो यहाँ पर त्वरण नहीं होता है, त्वरण यहाँ पर 0 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, यदि किसी पिंड पर कार्यरत कुल बाह्य बल 0 है तब उसका त्वरण 0 होता है तथा त्वरित अवस्था केवल तभी संभव है जब उस पर कार्यरत कुल बाह्य बल 0 ना हो, ठीक है। हम इसमें ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर कि अगर कोई वस्तु है और उस पर त्वरण 0 है, उस पर त्वरण 0 है मतलब उसका त्वरण 0 है, तो हम ये कहते हैं कि उस पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों का योग 0 है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर वस्तु त्वरित है तो उस पर कोई ना कोई बल जरूर लग रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक बात और समझते हैं इसमें कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम तथा जड़त्व। देखिए यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है ना, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जड़त्व का नियम या जड़त्व का सिद्धांत जो होता है वो न्यूटन के किस गति के अंतर्गत आता है, तो आप ये कहेंगे कि न्यूटन के प्रथम गति के अंतर्गत आता है या न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम या जड़त्व का सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए एक और लास्ट पॉइंट आप इसमें देखिए आज के लेक्चर में। हम कहते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है, ठीक है। अतः जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है अथवा अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो वस्तु अपने जड़त्व गुण के कारण इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। फाइनली ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, हम इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु है और उसके ऊपर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु ये चाहती नहीं है कि हम विराम में हैं तो गति में जाएं और गति में हैं तो विराम में जाएं, ये चाहता नहीं है। ये नेचुरली आप खुद देखते हैं कि आपको जब सुबह जगाया जाता है तो आप जगना नहीं चाहते, लेकिन सोने वाले केस में ऐसा नहीं होता है। सोने वाले केस में आपको मन करता है कोई कह दे तो हम सो जाएं, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखिए अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज हमने केवल और केवल आपको बेसिक इसमें समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक मैथमेटिकल होंगे, ठीक है। इस लेक्चर में आप ये समझिए कि जो फर्स्ट लेक्चर हमारा होता है इसी में आपको इस तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे डेफिनीसन होते हैं, ठीक है। तो चलिए जी अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।